सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, मुनाफा कमाने आई थी, वो कैसे देखते ही देखते पूरे भारतीय देहात की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, कितनी भव्य है ना। रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी ले रहे हैं, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। पर इस शाही शान और शौकत के पीछे की हकीकत वो बहुत अलग थी, बहुत कठोर। ये कोई मामूली समझौता नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसी सत्ता के हस्तांतरण की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने वाली थी। और ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ एक कंपनी के मुनाफे के लिए। तो दीवानी मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो बंगाल की कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। अब जमीन का सारा हिसाब किताब, सारी आमदनी सब उनके हाथ में था और उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। अब ये जो बात है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनी को भारत से बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना होता था, तो वो ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, वो अब बंगाल के लोगों से ही टैक्स वसूलते, उसी पैसे से यहीं का माल खरीदते और फिर उसे यूरोप में बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाते। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम अब शोषण पर टिका था। तो ठीक है, कंपनी का मुनाफा तो आसमान छू रहा था, पर इसकी कीमत कौन चुका रहा था? बंगाल के आम लोगों को क्या मिला? यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह, सबसे दर्दनाक पहलू शुरू होता है। कंपनी की जो ये नीतियां थी ना, उनका असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जो कारीगर थे, उन्हें अपनी चीजें कौड़ियों के दाम पर कंपनी को बेचनी पड़ रही थी। बेचारे गांव छोड़कर भागने लगे। किसान, वो इतना भारी लगान चुका ही नहीं पा रहे थे। मतलब कारीगरी भी ठप, खेती भी चौपट, पूरा का पूरा जो ग्रामीण ढांचा था वो एक बहुत बड़े संकट में धंसता जा रहा था। और ये जो आर्थिक संकट था, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। इसने एक ऐसी भयानक त्रासदी को जन्म दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। साल था 1770। बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 1 करोड़, ये उन लोगों की संख्या है जो इस अकाल में मारे गए। 1 करोड़ लोग, बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। इस तबाही के बाद कंपनी के अफसरों को भी समझ आने लगा कि भाई, अगर अर्थव्यवस्था ही तबाह हो जाएगी, लोग ही मर जाएंगे, तो हमें टैक्स कौन देगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो अब उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो उन्हें एक फिक्स्ड, एक रेगुलर इनकम दे सके। एक परमानेंट समाधान चाहिए था। और इसी सोच का नतीजा था 1793 का परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त। आइडिया सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था। रेवेन्यू की रकम को हमेशा के लिए फिक्स कर दो, इसे वसूलने का काम लोकल राजाओं और तालुकदारों को दे दो, जिन्हें अब जमींदार कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने सोचा, वाह, हमें तो फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी और जमींदार ज्यादा मुनाफे के लालच में जमीन को बेहतर बनाने में पैसा लगाएंगे। लेकिन कागज पर जो था और जमीन पर जो हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। रेवेन्यू इतना ज्यादा फिक्स किया गया कि बेचारे कई जमींदार उसे चुका ही नहीं पाए और अपनी जमींदारी गवा बैठे। और जो जमींदार बच गए, उन्हें जमीन सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका काम तो बस लगान वसूलने से चल रहा था। और इन सब के बीच में पिस कौन रहा था? किसान। उनकी हालत तो सबसे बदतर हो गई। उन पर भारी लगान का बोझ था और अगर वो नहीं चुका पाए तो अपनी ही पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। उस वक्त के एक अंग्रेज अफसर H.T. कोलब्रुक ने 1806 में किसानों की हालत पर जो लिखा, वो आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि किसान यानी रयत कर्ज और जुल्म की शर्तों के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो कभी खुद को इस जाल से बाहर निकाल ही नहीं सकता। और सही बात है, ऐसे में कोई इंसान मेहनत या कुछ नया करने की सोचेगा भी कैसे? तो अब तक ये तो साफ हो चुका था कि परमानेंट सेटलमेंट एक बहुत बड़ी गलती थी, एक बड़ी समस्या बन चुका था। तो कंपनी ने सोचा, चलो भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ नया ट्राई करते हैं। रेवेन्यू वसूलने के लिए नए नए सिस्टम आजमाए गए। 2 नए सिस्टम सामने आए। पहला, नॉर्थ इंडिया में महलवारी सिस्टम। इसमें क्या था कि हर गांव, जिसे महल कहते थे, उससे इकट्ठा रेवेन्यू वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई। दूसरा था साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें कंपनी सीधे किसानों यानी रैयतों से ही टैक्स कलेक्ट करती।
पर जानते हैं, असल में कुछ बदला नहीं। सिस्टम के नाम बदल गए, तरीके बदल गए, पर जो असली प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी ही रही। रेवेन्यू की डिमांड अभी बहुत ज्यादा थी। नतीजा, किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, गांव के गांव छोड़ के भाग रहे थे, और कई इलाके तो बिल्कुल वीरान हो गए, क्योंकि मकसद तो एक ही था, मैक्सिमम रेवेन्यू, चाहे इंसानियत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बात सिर्फ टैक्स वसूलने तक ही नहीं रुकी। अब तो कंपनी ये भी तय करने लगी थी कि किसानों के खेतों में उगेगा क्या। उन्हें यूरोप के बाजारों के लिए कुछ खास फसलें चाहिए थीं, और इनमें से एक फसल की कहानी, वो मुनाफे और जुल्म दोनों की एक अजीब दास्तां है। और ये कहानी शुरू होती है इन खूबसूरत कपड़ों से। देखिए, एक तरफ भारत का कलमकारी प्रिंट है और दूसरी तरफ इंग्लैंड का मशहूर मॉरिस कॉटन प्रिंट। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो गहरा शाही नीला रंग। ये रंग आता था इंडिगो यानी नील के पौधे से। पर इस खूबसूरत नीले रंग के पीछे की कहानी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। हुआ ये कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। कपड़ा मिलों को कपड़ों को रंगने के लिए डाई चाहिए थी, बहुत सारी डाई। और जब अमेरिका जैसी जगहों से उनकी सप्लाई बंद हो गई तो सबकी नजरें भारत पर टिक गईं। जरा इस ग्राफ को देखिए। 1788 में ब्रिटेन जितना भी नील इंपोर्ट करता था उसमें से 30% भारत से आता था, और सिर्फ कुछ साल बाद 1810 तक ये आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। डिमांड बस बढ़ती ही जा रही थी। तो सवाल ये है कि इतना सारा नील उगाया कैसे गया? इसके लिए जो मेन सिस्टम था उसे कहते थे रैयती सिस्टम। इसमें होता ये था कि जो बागान मालिक थे वो किसानों यानी रैयतों से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते, उन्हें कुछ पैसा एडवांस में कर्ज के तौर पर देते, और बदले में किसान को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना पड़ता था। और ये अक्सर वही जमीन होती थी जिस पर वो अपने खाने के लिए चावल उगाते थे। और ये सिस्टम असल में एक कभी न खत्म होने वाला जाल था। समझिए कैसे। किसान को कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर किया, फिर उसे कर्ज दिया, फिर उसने अपनी सबसे अच्छी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करके नील उगाया। जब फसल तैयार हुई तो बागान मालिक ने उसे इतनी कम कीमत दी कि वो अपना कर्ज भी नहीं चुका पाया, और फिर अगले साल के लिए एक और नया कर्ज थमा दिया गया। ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। कर्ज के ऊपर कर्ज, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तस्वीर उसी कमर तोड़ मेहनत की एक झलक है, जहां एक तरफ बागान मालिक और कंपनी वाले इस नीले सोने से मालामाल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान अपने खून पसीने से, अपनी जमीन से, अपनी आज़ादी से इसकी कीमत चुका रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी, चाहे वो जमीन से टैक्स वसूलने की हो या फिर नील की जबरदस्ती खेती करवाने की, हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब भी शासन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना हो तो आखिर में इसकी असली कीमत चुकाता कौन है।